द्वितीय वर्ष भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मानव भूगोल और उसकी विकास यात्रा में विभिन्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स के योगदान के संबंध में हमने अब तक जो अध्ययन किया है उसमें जर्मन स्कूल ऑफ थॉट यानी मानव भूगोल के विकास में जर्मन विचारधारा, उसमें प्रोफेसर कांट और हम्बोल्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी। आज मानव भूगोल के जन्मदाता और उसे व्यवस्थित रूप से विकसित करने, स्थापित करने का कार्य करने वाले प्रोफेसर कार्ल रिटर और उनकी मानव भूगोल की विचारधारा। कार्ल रिटर का कालखंड 1789 से लेकर 1859 है। रिटर का जन्म 1779 में पर्सिया के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र सैनफेल के निकट मैगडेलबर्ग में हुआ। 1785 में रिटर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की और वह रूसो और पेस्ट्रोलॉजी विचारधाराओं पर शिक्षा प्राप्त करने की वजह से उनके मन में प्रकृति के प्रति रुचि पैदा हुई। चारों ओर क्षेत्रों के भ्रमण के द्वारा यहाँ पर क्षेत्रीय संबंधों को विशेष महत्व दिया जाता था, जो एक भूगोलवेत्ता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 17 वर्ष की आयु में वह हेले विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर गणित, दर्शन शास्त्र, इतिहास और प्रकृति विज्ञान नेचुरल साइंस का अध्ययन करने लगे। भूगोल के आधुनिक शास्त्रीय युग में हम्बोल्ट के समकालीन रिटर का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोफेसर रिटर ने हेले विश्वविद्यालय में 2 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1798 में फ्रैंकफर्ट नगर के हॉलवेग परिवार में एक प्राइवेट ट्यूटर के रूप में काम करना शुरू किया। यहाँ 20 वर्षों तक रहकर उन्होंने यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण किया। 1804 में उन्होंने यूरोप पर एक भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकी चित्रण नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस दौरान स्विट्जरलैंड में पेस्ट्रोलॉजी से उसकी कई प्रकार की भेंट हुई। प्रकृति और आध्यात्मवाद की प्रेरणा उन्हें वहीं से मिली। 1806 में हम्बोल्ट के संपर्क में आकर उनकी कार्यशैली से वो प्रभावित हुए। इसके बाद हम्बोल्ट ने रिटर के अंदर भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न की और हम्बोल्ट के भौगोलिक लेखों से भी वो प्रभावित हुए। उसी दौरान उन्होंने यूरोप के 6 मानचित्र नामक पुस्तक प्रकाशित की। 1819 में उन्होंने फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में लीप्जिंग में इतिहास और भूगोल के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिली। 1 वर्ष के उपरांत वे नवस्थापित बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रथम प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, जहां वो जीवन पर्यंत भूगोल की सेवा करते रहे। यह एक रिटर की सामान्य जीवन क्रम के बारे में जानकारी थी। रिटर द्वारा लिखित ग्रंथ। रिटर ने अपने जीवन में अनेकों पुस्तकें, मानचित्रों, शोध पत्रों का प्रकाशन करवाया। उनमें से पहला था यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकी चित्रण। यह पुस्तक 1804 में प्रकाशित हुई। यूरोप के 6 मानचित्र 1806 में प्रकाशित हुए। भूगोल के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो अर्धकुंडे नाम से उसका पहला खंड अफ्रीका महाद्वीप 1817 में प्रकाशित हुआ। अर्धकुंडे का ही दूसरा खंड एशिया महाद्वीप 1818 में। अर्धकुंडा नामक इस पुस्तक का 6 खंडों में वृहद प्रकाशन लगभग 20,000 पृष्ठों में 1833 में प्रकाशित हुआ। उसके 19 ग्रंथों का प्रकाशन 1859 में हुआ। इस प्रकार अपने जीवन में सर्वाधिक रूप से लेखन कार्य करने वालों में रिटर सम्मिलित है। रिटर की विचारधारा। रिटर की भौगोलिक विचारधारा हम्बोल्ट और अन्य विद्वानों से प्रभावित है, जिसमें खुद रिटर ने स्वीकार किया है, कई जगह इस बात का उल्लेख भी किया है। और उन्होंने भूगोल को प्रादेशिक विधि के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन के लिए ठीक बताया। भौतिक और मानवीय कारकों के संश्लेषण पर भी बल दिया और इन दोनों विचारधाराओं में समानता होते हुए भी बहुत अधिक अंतर है। रिटर के द्वारा किए गए कार्यों और उसकी विचारधारा को हम अग्रांकित बिंदु में समझ सकते हैं। पहला, विकासवादी विचारक, द प्रोग्रेसिव थिंकर। रिटर के विचार सदैव विकासवादी रहे, जिन्हें समझने के लिए उसके समस्त लेखों और ग्रंथों का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है। रिटर ने
अपने आप को भी विकासवादी विचारक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। जूने का प्रभाव। रीटर ने गेटर और होमियर की शुद्ध भूगोल यानी प्योर ज्योग्राफी को अस्वीकार करते हुए उसे अवैज्ञानिक बतलाया। इस संदर्भ में रीटर ने कहा था कि राइने ज्योग्राफी इज नथिंग मोर देन ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेरेन, यानी केवल सामान्य धरातल का अध्ययन भी भूगोल नहीं है। उसके विचार जूने से मिलते जुलते थे और किसी क्षेत्र की भूरचना, जलवायु, वहाँ की वनस्पति और मनुष्यों के अंतर संबंधों पर उन्होंने जोर दिया। नियतिवादी डिटर्मिनिज्म। रीटर पर्यावरण निश्चयवाद इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को मानते थे। उन्होंने वातावरण और प्रकृति की परस्पर प्रतिक्रिया को प्रधानता दी। यूरोप की कटी-फटी समुद्र तट रेखा का महत्व यहाँ के इतिहास पर बताया और समुद्र तट के निवासियों पर समुद्र के गहरे प्रभाव को भी उन्होंने रेखांकित किया। मानव केंद्रित भूगोल एंथ्रोपोसेंट्रिक ज्योग्राफर। रीटर का भूगोल मानव केंद्रित है, मैन सेंटर्ड है। उसके अनुसार भूगोल का उद्देश्य मानव केंद्रित दृष्टिकोण और पृथ्वी तल का अध्ययन करना है। उसमें मानव और प्रकृति को अंतर संबंधित करते हुए पृथ्वी तल का वर्णन किया। यह भूगोल का उद्देश्य नहीं वरन पृथ्वी पर मानवीय क्रियाओं का वर्णन एक विशेष महत्व रखता है। संपूर्ण की संकल्पना द कॉन्सेप्ट ऑफ होल। रीटर की ग्रंथमाला अर्धकुंडे का मुख्य उद्देश्य प्रादेशिक व्यक्तित्व के साथ पूर्णता की संकल्पना को प्रकट करना है। उनका कथन है फ्रॉम एन इंडिविजुअल फैक्ट्स टूवर्ड्स होल, यानी एक व्यक्ति विशेष से लेकर संपूर्ण की ओर कदम। प्रकृति और मानव तथ्यों को संपूर्ण ढंग से श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रस्तुत करना का कार्य किया। वे कहते हैं कि प्राकृतिक तथ्य और मानवीय तथ्य भूगोल का निर्माण नहीं कर सकते। अंततः संपूर्णता के लिए विभिन्न शक्तियों का संयोजन आवश्यक है। उदाहरण के लिए अर्धकुंडे के प्रथम खंड में अफ्रीका को 4 भागों में विभाजित करके उसके उन्होंने उप प्रदेश बनाए और प्रत्येक का उन्होंने पूर्ण विवरण किया। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप इन स्पेस। रीटर ने पृथ्वी और उसके निवासियों में व्याप्त घनिष्ठ पारस्परिक संबंधों रेसिप्रोकल रिलेशंस बताए। उन्होंने बताया कि दोनों में से किसी एक को भी इन संबंधों के बिना अलग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अतः रीटर भी हम्बोल्ट की ही भांति प्रकृति की एकता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। भूगोल अर्धकुंडे का पर्याय है। द ज्योग्राफी इज ए साइनोमिसिस ऑफ अर्धकुंडे। रीटर ने भूगोल के लिए अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने पृथ्वी का सर्वाधिक पूर्ण द मोस्ट कंप्लीट और ब्रह्मांडी एंड मोस्ट कॉस्मिक जो दृश्य है अपनाकर उसे मधुर इकाई के रूप में संगठित करने और संपूर्ण ग्लोब का वर्णन और मानव और उसके सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर के संबंधों का विवेचन आवश्यक माना। उनका मानना था कि भूगोल के द्वारा प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों और आकृतियों का मानव जाति के साथ होने वाले घनिष्ठ संबंधों का ज्ञान भूगोल से प्राप्त होता है। रीटर की दृष्टि में भूगोल का उपनाम उन्होंने अर्धकुंडे और वैज्ञानिक रूप देने में अर्धकुंडे अपने आप में एक श्रेष्ठ कृति है। ईश्वरीय उद्देश्यवादी विचारधारा द टेलॉजिकल व्यू। रीटर का ईश्वरीय विचारधारा में पूर्ण विश्वास था और उसकी दृष्टि से भूगोल में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। उनका मानना था कि पृथ्वी की रचना ईश्वर ने एक विशेष उद्देश्य से की है और यह अर्थहीन नहीं है, बल्कि मानव की शिक्षण भूमि भी भूगोल ही है। इसके प्रांगण में, प्रकृति के प्रांगण में मानव का पोषण होता है, यहाँ उसे प्रकाश प्राप्त होता है। उसके अनुसार महाद्वीपों की संरचना, उच्चावच स्वरूप आकस्मिक न होकर प्रकृति के कुछ नियमों के अंतर्गत और उसी पर आधारित हुआ है। यह मानव विकास में अपना योगदान देने में भी बाध्य होते हैं। ईश्वर का यह उद्देश्य है कि विभिन्न मानव वर्गों को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वातावरण प्रदान किए जाएं और ईश्वर की इस भावना के अनुसार ही वातावरण के अनुसार सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रकृति का स्वरूप निर्धारित होता है। प्रादेशिक अध्ययन द रीजनल स्टडी। रीटर ने भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक वर्णन को ही सर्वाधिक रूप से महत्व दिया। उनकी प्रथम रचना यूरोप में क्रमबद्ध प्रणाली आधारित थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपनी सभी कृतियों लेखों में प्रादेशिक विचारधारा और उस प्रणाली को अपनाया। प्रादेशिक अध्ययन के लिए रीटर ने लेटरकुंडे शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक प्रदेश। भूगोल अनुभवी विज्ञान के रूप में द ज्योग्राफी इज ए एम्पेरिकल साइंसेस। रीटर ने भूगोल को अन्य विज्ञानों की भांति केवल सिद्धांतों पर आधारित न मानकर एक आनुभाविक यानी स्वयं
प्रेक्षण और परिणाम प्राप्त करने वाला विषय बताया। स्थल का चित्रण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड। रीटर ने अपना उद्देश्य समस्त स्थल का सजीव चित्रण प्रस्तुत करना माना है। स्थल के प्राकृतिक और कृषि उत्पादन, प्राकृतिक और मानवीय लक्षणों को अलग अलग संबंधता पूर्वक प्रस्तुत करके मानव और प्रकृति के संबंधों पर महत्वपूर्ण उन्होंने विचार प्रस्तुत किए। इस प्रकार मानव भूगोल के विकास में रीटर का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज इतना ही, धन्यवाद। अगले विद्वान के रूप में फ्रेडरिक रेडजल।